स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स। आज का आपका टॉपिक है प्राथमिक विद्यालय में संगठनात्मक व्यवस्था तथा विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के प्रबंधन। देखिए, नर्सरी स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े बच्चों। तो उसमें प्राथमिक विद्यालय में संगठनात्मक व्यवस्था कि एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम और विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों का प्रबंधन की क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें प्रधानाध्यापिका मुख्यालय में प्रधानाध्यापिका की स्थिति प्रमुख होती है। ठीक है, और यह पूरी योजना की कल्पना कर उसे बनाती भी है। एक तरह से देखा जाए तो जो विद्यालय में संगठनात्मक व्यवस्था होती है वो उसका जो दायित्व होता है वो प्रधान अध्यापिका का होता है और कर्मचारियों तथा समुदाय की सहायता से उसे कार्यान्वित भी वही करती है। साथ ही वह सावधानीपूर्वक कार्य का बंटवारा करती है और कार्यों का समन्वय भी करती है तथा समय समय पर प्रगति का निगरानी करती है। दूसरे शब्दों में किसी भी विद्यालय की सफलता काफ़ी हद तक प्रधान अध्यापिका की दक्षता, चुस्ती फुर्ती, कल्पना, मौलिकता तथा अनुभव पर निर्भर करती है। देखिए, ये एक तरह से उसी तरह हो गया जैसे कि गृह प्रबंध के अंतर्गत जो परिवार का मुखिया होता है वो सभी तरह से प्लानिंग योजना बनाता है, किसी भी कार्य की रूपरेखा बनाता है। फिर उसके लिए वो कई तरह के जो है संगठित करता है, लोगों को संगठित, सदस्यों को संगठित करता है। फिर उस पर जो है उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग कार्य की जिम्मेदारी को सौंपता है। ठीक है, साथ साथ उसको नियंत्रण या कंट्रोलिंग भी उसकी जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। सेम यही प्रोसेस एक विद्यालय में प्रधान अध्यापिका का होता है कि वह कार्यों का समन्वय करती है और समय समय पर प्रगति की निगरानी भी करती है और जो भी कार्य होते हैं उनको संगठित करती है, यानी कि अलग अलग शिक्षिकाओं और शिक्षकों को उन कार्यों की जिम्मेदारी सौंपती है। तो प्रधान अध्यापिका की दक्षता, चुस्ती फुर्ती, कल्पना, मौलिकता तथा अनुभव पर ये सब निर्भर करता है, यानी कि जितना ज़्यादा जो प्रधान अध्यापिका है वो एक्टिव होगी उतना ही ज़्यादा विद्यालय की सफलता निश्चित होती है। प्रधान अध्यापिका प्रबंध मंडली द्वारा निर्धारित नीतियों और कार्यक्रमों तथा माता पिता की आकांक्षाओं, समुदाय और राज्यों के बीच तालमेल भी स्थापित करती है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए कि अपने बच्चों को लेकर माता पिता को भी बहुत सारी जो है आकांक्षाएं होती हैं, बहुत सारी समस्याएं, यानी कि जब वो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उनके लिए बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स होते हैं उनके दिमाग में। तो उनके बीच भी जो है प्रधान अध्यापिकाओं को जो है एक तरह से कन्वेंस करती है और साथ ही समुदाय और राज्यों के बीच तालमेल भी स्थापित करती है, कड़ी का काम करती है। और एक अच्छी प्रधान अध्यापिका बच्चों तथा उनके विकास के प्रति भी समर्पित होती है, यानी कि एक प्रधान अध्यापिका के हाथ में होता है कि वो उस स्कूल की प्रगति को किस पद तक ले जा सकती है और उसे इस स्तर पर शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों का विश्लेषण करना चाहिए कि प्रधान अध्यापिका के लिए संबंधित शिक्षण प्रशिक्षण से होकर गुजरना महत्वपूर्ण हो सके। एक तरह से देखा जाए तो जो प्रधान अध्यापिका होती है उसका जो कर्तव्य है यह भी है कि वो शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों का विश्लेषण करे, एनालाइज करे शिक्षा के उद्देश्यों को, और प्रधान अध्यापिका के लिए संबंधी शिक्षण प्रशिक्षण से होकर गुजरना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रधान अध्यापिका को प्रभावी अध्यापन तकनीकों के उदाहरण प्रस्तुत करने होते हैं और साथ ही उनके पास शाला पूर्व विद्यालय चलाने का तथा उसमें पढ़ाने का काफ़ी लंबा अनुभव भी होना चाहिए। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो कोई भी जो प्रधान अध्यापिका है वो किसी भी स्कूल की प्रगति में सफल नहीं हो सकती है। एक तरह से उसे चलाने में, विद्यालय को चलाने में, और यह भी आवश्यक है कि वह शाला पूर्व विद्यालय में पढ़ने के दौरान आने वाली दिक्कतों, शाला पूर्व विद्यालय के बच्चों की आवश्यकताओं और तथा उनके विकास संबंधी आवश्यकताओं से अवगत हो और प्रधान अध्यापिका गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री लिए हो तथा बाल विकास, भोजन तथा पोषण शिक्षा तथा विस्तार में विशेष योग्यता लिए हुए हो, मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री भी लिए हुए हो,
क्यों? क्योंकि देखिए उन्होंने क्यों कहा कि गृह विज्ञान में, क्योंकि गृह विज्ञान के अंतर्गत वो सभी विषय जो है कवर किए जाते हैं, जिसमें बच्चों के बाल विकास से लेकर बालक की संपूर्ण जीवन अवधि का अध्ययन कराया जाता है, ताकि उससे पता चल सके कि बालक के लिए कौन कौन से ऐसे सहायक तत्व होते हैं विकास के, जो कि एक जो है एक गृहिणी को, एक बालिकाओं को इस विषय से अवगत होना चाहिए। साथ ही प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में विशेष योग्यता लिए हो और प्रधान अध्यापिका विद्यालय को उचित नेतृत्व भी प्रदान कर सकती हो। जब उसमें नेतृत्व का गुण विद्यमान हो तो उसमें प्रेरित करने, विद्यालय की क्रियाओं को सही दिशा देने और अध्यापिकाओं को मार्ग निर्देशन देने तथा माता पिता को शिक्षित करने की योग्यता भी उसके अंदर होनी चाहिए। देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में विशेष योग्यता के लिए प्रधान अध्यापिका जो है वो विद्यालय को उचित नेतृत्व भी तभी प्रदान कर सकती है कि जब उसके अंदर नेतृत्व का गुण हो, यानी कि गाइड करना एक तरह से बच्चों, कि वो जो प्रधान अध्यापिका है तभी वो किसी का नेतृत्व कर सकती है जब उसके अंदर खुद नेतृत्व का गुण विद्यमान होता है। ठीक है, तभी वो सब दूसरों को गाइडलाइन दे सकती है। साथ ही विद्यालय की नेतृत्व का गुण एक तरह से उसके अंदर होना आवश्यक है, क्योंकि ये एक ऐसा गुण होता है जिसके अंतर्गत वो सबको आपस में समूह में लेकर कार्य कराने का गुण। ठीक है, तो तभी जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो परिवार का एक सदस्य, जो भूमि परिवार का जो मुखिया होता है, वो सभी सदस्यों को आपस में जो है नेतृत्व करके उनसे सभी कार्य कराता है। ठीक है, और अपनी योजनाओं को सफल बनाता है। तो ऐसे ही जो अध्यापिकाओं को मार्ग निर्देशन देने तथा माता पिता को शिक्षित करने की योग्यता होनी चाहिए और उसे बच्चों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा भावनात्मक आवश्यकताओं के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। तो गर्ल्स, आज हमने बात की संगठनात्मक रचना के बारे में एक प्रारंभिक स्कूल के। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ गर्ल्स। थैंक यू।